हेलो दोस्तों, मैं रजनीकांत पटेल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करना न भूलें। दोस्तों, मैं यूरोपियन कंपनियों के आगमन के बारे में बताऊंगा आज। देखिए, यूरोपियन कंपनियों के भारत आने के क्या कारण थे, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी भी व्यापार के लिए पहले एक कारण होता है कि क्या कारण थे इसके। तो देखिए, भारत और यूरोप के साथ पहले से व्यापार हुआ करता था, लेकिन यूरोप के साथ प्रत्यक्ष व्यापार नहीं हुआ करता था। इसमें जो है यूनान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करता था। लेकिन यहाँ पे इसकी चर्चा जो है देखिएगा आप, तो हड़प्पा काल में जो है लोथल से मुहरें मिली है फारस की, और अनेक अनेक जगहों की जो विदेशी जो यात्राओं के मतलब विदेशियों लोगों के भी बारे में यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता से जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इससे जो है पता चलता है कि भारत का व्यापार जो है यूरोपीय देशों के साथ यानी पश्चिमी देशों के साथ भी हुआ करता था। परंतु एकाएक ऐसी स्थिति आती है कि 1453 ईस्वी में जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है, तो कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद जो है यूरोपीय देशों को भारत के साथ व्यापार या भारत ही नहीं, पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए यह मतलब उत्सुकता जाहिर करता है। कारण था कि इनको जो है बहुत सी चीज़ यहाँ से ज़रूरत थी भारत और भारत के पड़ोसी देशों के साथ से जो है वो आयात करते थे, तो वह आयातित वस्तुएं इनको प्राप्त नहीं हो पाती थी। इस वजह से ज़रूरत था इन्हें कि इसकी खोज की जाए, कोई ऐसे मार्ग की जिससे कि इन देशों के साथ व्यापार हो सके। तो चलिए हम लोग इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, यूरोपीय कंपनियों के जो भारत में प्रवेश करने के दो रूल थे, दो तरीके से कर सकते थे, एक स्थल के द्वारा और एक जल के द्वारा। एक स्थल के द्वारा और एक जल के द्वारा। देखिए, स्थल के द्वारा जो भी व्यक्ति आएगा टर्की, फारस, ईरान, इराक, अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करेगा। टर्की, फारस, ईरान, इराक, अफगानिस्तान से होते हुए तब भारत प्रवेश करेगा। और भारत प्रवेश करने से पहले जो है इसे जो है खैबर दर्रा, कुर्रम दर्रा, बोलन दर्रा और गोमल दर्रा से इसे गुजरना होगा। अब देखिएगा यहाँ पे दर्रा क्या होता है। दर्रा जो है दो पहाड़ियों के बीच से निकला हुआ संकीर्ण रास्ता, वो क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, दर्रा जो है दो पहाड़ियों के बीच से निकला हुआ संकीर्ण रास्ता क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। तो यही दर्रा जो है यह हिमालय में स्थित दर्रा है। खैबर दर्रा, कुर्रम दर्रा, बोलन दर्रा, गोमल दर्रा, तो इन दर्राओं के माध्यम से आते थे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जल मार्ग जो एक तो ये स्थल मार्ग था। अब इस स्थल मार्ग का जो संबंध था, जो टर्की के जस्ट आगे जो था, यहाँ पे टर्की के आगे कुस्तुनतुनिया हुआ करता था, कांस्टेंटाइन। ठीक है, कुस्तुनतुनिया हुआ करता था, और कुस्तुनतुनिया पर जो है यहाँ पे उस्मानिया तुर्कों का अधिकार हो जाता है। और उस्मानिया तुर्कों का अधिकार जब हो जाता है तो ये जो है स्थल मार्ग को पूरी तरह से अवरुद्ध कर देते हैं। और इस तरह से यहाँ पे जो है व्यापार करना अब इस मार्ग से संभव नहीं हो पाता है। पहले भी इस मार्ग में बहुत सारे व्यवधान आया करते थे। वहीं बात करें हम लोग जल मार्ग की, जब बात करें तो जल मार्ग में जो है फारस की खाड़ी के मार्ग से होकर के आता था। यह मार्ग जो सबसे ज़्यादा प्रचलित था। दूसरा जो है लाल सागर से होता था। तो लाल सागर का जो मार्ग होता था उसमें अत्यधिक कोहरे होने के कारण जो है मार्ग कठिन हो जाता था, इसलिए नहीं जाते थे। फारस की खाड़ी का जो मार्ग था वह प्रचलित था, लेकिन इस पर जो है अरबों का आधिपत्य हो गया। ध्यान दीजिएगा, इस पर जो है अरबों का आधिपत्य हो गया, क्योंकि अरबवासी जो है, यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, मैप पे देखिए थोड़ा सा। चलिए देखिएगा, ये भारत है और भारत के साथ जो है यहाँ पे अरब है, ये अरब यहाँ पे है, यहाँ पे भारत है, और यहाँ पे यूरोप है। तो यूरोपीय देशों के साथ जो व्यापार होता था, तो ये अरबवासी भारत के साथ व्यापार करना स्टार्ट करते थे, और यहाँ से ये सस्ते दाम यहाँ से माल खरीदते थे और महंगे दामों यहाँ यूरोप में बेचा करते थे। अब स्वाभाविक सी बात थी कि कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि मुझे जो है कम पैसे में मिल जाए, ज़्यादा मुनाफा हो तो वो बेहतर होगा। और ये लोग जो है अब बहुत ज़्यादा तंग भी करते थे। यदि कोई व्यापारी, यूरोपीय व्यापारी यदि अरब से होकर के भारत आता था, तो ये अरब में जाते जाते इन लोगों को ये लोग लूट लेते थे, अरब वाले लूट लेते थे। अब मजबूरी थी यूरोपीय लोगों को। यूरोप में जो है यहाँ पे जो जगह है, यहाँ पे आपका पड़ जाएगा दोनों, यहाँ पे पुर्तगाल पड़ेगा और यहाँ पे स्पेन पड़ेगा। तो स्पेन और पुर्तगाल जो है इस समय जो है बहुत ज़्यादा समुद्री क्षेत्रों में खोज के लिए उत्सुक था।
यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा उत्सुक था, क्योंकि इसके जो इस पुर्तगाल के जो राजा थे, पुर्तगाल के जो राजकुमार थे, प्रिंस जो थे हेनरी, प्रिंस हेनरी जो थे, उन्हें जो है द नेविगेटर की उपाधि से नवाजा गया। द नेविगेटर भी उन्हें कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो नवीन खोजों के लिए, जो नवीन जो है ये भौगोलिक खोजों के लिए प्रेरित करते थे नाविकों को कि आप जाइए दूसरे देशों को खोज के आइए। ठीक है, इसके लिए जो है वो खर्च भी देते थे। तो इस तरह से जो है इस क्षेत्र, अब देखिए ये जो पहला जो था ये इस तरह से था, स्थल मार्ग वाला क्षेत्र। तो स्थल मार्ग वाला पे यहाँ पे कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है, तो यहाँ पे उस्मानिया तुर्कों का अधिकार हो जाता है। इस वजह से भारत के साथ यहाँ व्यापार यहाँ पे अवरुद्ध हो जाता है। यहाँ अरब वाले दिक्कत करते हैं। अब क्या किया इसमें देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कि 14वीं शताब्दी तक तो यह निर्बाध रहा। 15वीं शताब्दी के मध्य में यानी कुस्तुनतुनिया का पतन जो 1453 ईस्वी में होता है, तो कुस्तुनतुनिया का जब पतन होता है तब यहाँ से जो ये खोज के लिए 1400, सबसे पहले 1400 आपके 87 में, आगे हम लोग बात करेंगे, 1487 में जो है एक व्यक्ति होता है, उसको खोज के लिए यह प्रेरित करते हैं यूरोप के जो प्रिंस हेनरी थे। और वो व्यक्ति जो है यहाँ से आकर के दक्षिण अफ्रीका के पार्ट के पास, यहाँ पे जो है दक्षिण अफ्रीका सटे उत्तमासा अंतरीप है, जिसे केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। इस केप ऑफ गुड होप के पास जो है आकर के यहाँ से फिर रिटर्न चल जाता है। इसकी हिम्मत नहीं करते कि इधर हम आगे बढ़ें। जबकि इसके बाद जो है 1492 ईस्वी में, 1492 में यहाँ से जो है स्पेन का जो व्यक्ति था वह इधर ना आकर के, उसको जाना चाहिए पूर्वी देशों के साथ, लेकिन पूर्वी न जाकर पश्चिमी चला गया और यहाँ पे पहुँच गया, जानते कहाँ? ये अमेरिका पहुँच गया। और अमेरिका में जाकर के इन्होंने जो इसकी नामकरण किया था रेड इंडियन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो है उसके बाद 1497 अंठानवे में तो इसे भारत पहुँच गए थे वास्को डी गामा को प्रेरित किया यहाँ पे जो है। और इसको जो जैसे इमैनुअल प्रथम जो था वहाँ का राजा था पुर्तगाल का राजा इमैनुअल प्रथम ने जो है इनको भेजा कि नहीं आप जाइए, और या फिर कोई से भेजा या नहीं भेजा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि किनके समय में आए थे, उस समय जो है वहाँ का साम्राज्य, वहाँ का राजा कौन था, सम्राट कौन था, तो ये था इमैनुअल प्रथम था। और इमैनुअल प्रथम के समय में आए और यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका से कुछ ही आगे बढ़े ही होंगे, केप ऑफ गुड होप से थोड़ी सी आगे बढ़े थे ही, कि यहाँ पे जो है एक व्यापारी मिल गया, भारत का व्यापारी था, गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीद, और अब्दुल मनीद या अब्दुल मजीद बोलता है लोग। तो वहाँ पे ये मिल गया और मिलने के बाद इसने जो है भारत का मार्ग बता दिया और ये केरल के तट पे कालीकट के पास जो है ये सबसे पहले पहुँचा था। तो आइए आगे हम लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, सब कुछ लिखित अब। ठीक है, इसके पहले जो है हम लोग जो अभी ग्राफ से देखें, तो अब ग्राफ से उतना ज़्यादा समझ में आएगा नहीं। और यहाँ पे देखिए आ गया, देखिए 14वीं शताब्दी तक जो है यह निर्बाध व्यापार होता रहा। यहाँ पे जो है कुस्तुनतुनिया जो था, कुस्तुनतुनिया का जो नामकरण था यूरोपीय देशों में, इसका नाम कुस्तुनतुनिया नहीं था। कुस्तुनतुनिया का नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। कुस्तुनतुनिया का नाम था। ठीक है, मूल नाम। इस पर जो है बिजेंटाइन साम्राज्य का अधिकार हुआ करता था। बिजेंटाइन साम्राज्य जो था रोमन साम्राज्य का पूर्वी हिस्सा था। पूर्वी रोमन साम्राज्य का जो हिस्सा था वही है बिजेंटाइन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य जो है उसमें दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। और पश्चिमी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी हुआ करती थी वो रोम हुआ करती थी। पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कुस्तुनतुनिया थी, जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से भी जाना जाता है। और 1453 ईस्वी में जो है इस पर जो है उस्मानिया तुर्कों, यानी जो टर्की, यानी जो आज तुर्की बोला जाता है, जिसे यूरोप का रोगी बोला जाता है, ये टर्की के जो लोग थे, यानी जो उस्मानिया तुर्क हुआ करते थे, ये जो है इस पर आक्रमण कर देते हैं। और यहाँ आक्रमण करने की वजह से इसका पतन हो जाता है। यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ से जो है कुस्तुनतुनिया से जो रोमन साम्राज्य के बहुत सारे जो पोप थे, यहाँ पे जो धर्म ग्रंथ रखे हुए थे, इनको ले करके ये कहाँ चले गए, इटली में चले गए, रोम के पास चले गए। और इटली में जो है जा करके इसका बहुत ज़्यादा, उसी समय जो है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो जाता है। और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार से इनको सबसे बड़ी फ़ायदा होती है कि ये बुकों को छपवा करके और ये मार्केट में भेजने लगे। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि यह जो है जो बुकें थी, प्राचीन जो बुकें थी, वह मानववाद पर डिपेंड थी। प्राचीन बुकें जो थी वह मानववाद पर डिपेंड थी। मानव कैसे सोचता है, मानव को क्या करना चाहिए, मानव कैसे सोचना चाहिए, मानव के बारे में दिया हुआ था। जबकि इस 14वीं शताब्दी तक जो है पर्याप्त ईसाई धर्म में बुराइयां हो चुकी थी
बहुत सारी समस्याएं हो चुकी थी। ये धर्मांध लोग हो गए थे, ये लोग जो हो गए थे धर्मांध हो गए थे। तो इन बुकों के माध्यम से, इन पुस्तकों के माध्यम से लोगों के अंदर प्रेरणा आई और लोगों के अंदर जागृति की भावना उत्पन्न हुई, जिससे जो है पुनर्जागरण का केंद्र इटली बना। क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जाम में कि विश्व में सबसे पहले पुनर्जागरण कहाँ आया था, यूरोपीय देशों में सबसे पहले पुनर्जागरण कहाँ आया था, तो इटली में आया था। तो यही कारण था इटली में पुनर्जागरण आने का। अब देखिए यहाँ पे जो है 1453 में जो है कुस्तुनतुनिया साम्राज्य का, कुस्तुनतुनिया पर जो है बेंजेटाइन साम्राज्य का अंत हो गया और उस्मानी तुर्कों का क्या हो गया, अधिकार हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एशिया के अधिकांश हिस्सों पे जो है उस समय अरबों का नियंत्रण हुआ करता था। भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र थे और यूरोपीय व्यापारी पर जो है यूरोप, यहाँ पे इटली का नियंत्रण था। इटली भी जो था ये जो है कुस्तुनतुनिया के जस्ट बगल में ही था। वो सभी चीज़ों पे टैक्स ज़्यादा लेता था, ठीक है, और वहाँ भी जो है अपने इच्छा अनुसार किसी को व्यापार करने देता था, किसी को नहीं करने देता था। बहुत सारी समस्याएं थी। इधर हम लोग देखें कि कुस्तुनतुनिया के पतन से ये था इटली से कुस्तुनतुनिया के पास। दूसरा जो था अरब से जो व्यापार होता था वो भी इटली से ही होकर के जाता था, इसको भी वो लोग नहीं जाने देते थे। वो भी एक तो अरब वाले महंगा बेचे, उसके बाद इटली वाले लेने नहीं देते थे, व्यापार करने नहीं देते थे। तो बहुत सारी समस्याएं थी। और यूरोपियों का सबसे बड़ा समस्या था कि भारत या पूर्वी देशों के साथ से जो इनको ज़रूरत थी मसाले, वह मसाले का सख्त इन्हें ज़रूरत हुआ करता था। अब क्या करें, मजबूरी है इनकी खोज के लिए। अब कारण होता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि क्या ज़रूरत थी, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन पे क्या ज़रूरत थी यूरोपियों को नए मार्ग खोजने की। तो यूरोपियों को नए मार्ग खोजने की देखिए क्या आवश्यकता थी। भारत के साथ या पूर्वी देशों के साथ मसाले जरूरी थे, क्योंकि यूरोपीय देशों में ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ता है और इतनी ज़्यादा ठंडा पड़ती है कि उन्हें गोश्त के साथ, यानी जो मांस खाते हैं मांस के साथ गरम मसाला का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। मांस को सुरक्षित रखने के लिए भी गरम मसाला चाहिए और गरम मसाला का टेस्ट भी होता है, टेस्ट भी चाहिए उनको। और सबसे बड़ी बात है कि वो उनके शरीर में ऊर्जा का संचार बना रहे, इसलिए गर्म मसाला का प्रयोग करना उन्हें जरूरी होगा। और दूसरा कारण था पुनर्जागरण का उदय हो रहा था उस समय। तीसरा कारण था कुतुबनुमा का आविष्कार हो गया। कुतुबनुमा मतलब होता है दिशा सूचक यंत्र। इससे पहले जो है दिशा सूचक यंत्र है जिसे आज हम लोग कहते हैं कंपास, एक कंपास के जो है उस समय आविष्कार नहीं हो पाई थी। तो बहुत सारी समस्याएं होती थी समुद्र में कि समुद्र में किधर जाएंगे किधर नहीं, कौन पूरब है कौन पश्चिम है, कौन उत्तर कौन दक्षिण, यह पता नहीं चलता था, ठीक है। अब देखिए यूरोपियों में जो है सबसे ज़्यादा मार्ग प्रशस्त करने वाले जो व्यक्ति थे वो अग्रणी नेताओं के रूप में देखे जाते हैं। वह थे स्पेन और पुर्तगाल था। पुर्तगाल के जो राजकुमार थे प्रिंस हेनरी जो थे वह सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक थे, सभी को प्रेरित करते थे, यहाँ तक कि पैसा भी खर्च करते थे। इसलिए इन्हें जो है द नेविगेटर की उपाधि दी गई है। द नेविगेटर, समुद्री क्षेत्रों की, नए नए समुद्री क्षेत्रों की खोज करने के लिए इन्हें जो है द नेविगेटर की उपाधि से नवाजा गया है। मतलब ये कहा जाता है इन्हें द नेविगेटर प्रिंस हेनरी को, ठीक है। इन्होंने जो है सबसे पहले बार्थोलोमो डियाज, ध्यान दीजिएगा, बार्थोलोमो डियाज को जो है भारत की खोज के लिए प्रेरित किया, या भारत की खोज के लिए चाहिए। लेकिन यह महाशय 1487 में 1487 में जो है यह भारत की खोज के लिए तो निकले, परंतु यह भारत नहीं पहुंच पाए। क्यों भाई? यह दक्षिण अफ्रीका के पास उत्तमासा अंतरीप, जिसे हम लोग बोलते हैं आज तूफानी अंतरीप, उस तूफानी अंतरीप के पास गए, परंतु वहां से वह आगे नहीं जा पाए। पूर्वी देशों के साथ पूर्वी क्षेत्रों में हिंद महासागर में वह नहीं जा पाए। यही तूफानी अंतरीप या उत्तमासा अंतरीप, जिसे केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जाना जाता है, जो दक्षिण अफ्रीका के पास स्थित है। तो यहाँ तक यह आ करके उसके बाद लौट गए, इनके पास हिम्मत नहीं थी कि अब हम जाएं, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, दूसरा व्यक्ति जो चुना गया, दूसरा व्यक्ति जो कहा जाता है कि आया, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा को जो है भारत आने के लिए प्रेरित किया। किसने? तो प्रेरित तो प्रिंस हेनरी ने ही किया था, लेकिन किसकी आज्ञा से आए थे? अगर क्वेश्चन पूछे आज्ञा से किसके आए थे, तो इमैनुअल प्रथम की आज्ञा से आए थे। ऐसे जो है 1497 में भारत की खोज के लिए निकला। पुर्तगाली व्यापारी था, 3 जहाजी बेड़ों के साथ निकला, अपने बहुत सारे व्यक्तियों के साथ निकला, क्योंकि अकेले तो निकला नहीं। यह जो है उत्तमासा अंतरीप का चक्कर काटते हुए, केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए भारत पहुंचा।
भारत कब पहुंचा? 17 मई 1498 ईस्वी को। 17 मई 1498 ईस्वी को यह भारत पहुंचा। इसका जो है पथ प्रदर्शक जो था, इसको जो बताया, मैंने आपको बताया कि केप ऑफ गुड होप के आगे जो ही बढ़ा, तो इसको जो है एक व्यक्ति मिल गया जो भारत का रहने वाला था, भारत का व्यापारी था, गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद का नाम था। अब्दुल मजीद जो है यहाँ पे इसका मार्गदर्शन करता है कि आप इस तरह से जाएंगे तो भारत पहुँच जाएंगे। अब भारत में जो है यह मालाबार तट पे पहुँचता है। मालाबार तट पे जो है कालीकट एक बंदरगाह था। बंदरगाह का जो मूल नाम था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कप्प कडाबू। कप्प कडाबू, एक कप्प कडाबू में पहुँचता है। और यहाँ पे जो है यहाँ का कालीकट जो उस समय क्षेत्र हुआ करता था, तो कालीकट का जो राजा था जमोरिन, ध्यान दीजिएगा, कालीकट का जो राजा था जमोरिन, ये जमोरिन जो है इसका खूब बहुत स्वागत किया, भव्य स्वागत किया और इसको जो है व्यापार करने का अधिकार दे दिया कि भारत में आप, भारत क्या मतलब हमारे क्षेत्रों में आप व्यापार कर सकते हैं। और अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि कालीकट जो है उसका वर्तमान नाम क्या है? आज वर्तमान नाम कालीकट का कालीकट नाम नहीं है, यह नाम कोझिकोड हो गया है। ठीक है, यह भी केरल में पड़ता है। नेक्स्ट जो है 1499 ईस्वी में जो है यह पुनः भारत से वापस जाने लगा, क्योंकि यह व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। उसका उद्देश्य मूल व्यापार करना था। तो मसाले की जो है इसने जो है यहाँ से मसाले की बड़ी खेप, जड़ी बूटी आदि लेकर के यहाँ से गया, जिसको जो है पूरा मुनाफा, इसको जो है 60 गुना जो इसका मुनाफा हुआ। 60 गुना, 60% नहीं, 60 गुना इसको मुनाफा हुआ। 1 रुपया लगाया तो 60 रुपया कमाया। ठीक है, 60 गुना इसको मुनाफा हुआ। और तो इसके बारे में कहा जाता है कि इतना ज़्यादा मुनाफा कमाया, लेकिन इसके साथ ही यह जो है वास्को डी गामा भारत में आने के लिए बहुत से जो मार्ग देखे थे, उन मार्गों में क्या क्या व्यवधान है इसके बारे में इन्होंने पढ़ के गया कि क्या सिस्टम है यहाँ पे। तो उसको पता चला कि हिंद महासागर पे अरब वासियों का प्रभुत्व है, तो अरबियों के प्रभुत्व को कम करने के लिए क्या किया जाए। तो 1501 ईस्वी में एक व्यक्ति आता है जो बहुत सारे जहाज़ों और जहाज़ों और गोले और बारूद के साथ आएगा इस पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए। आगे हम लोग देखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पेट्रो अल्वरेज कैब्राल, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा। पेट्रो अल्वरेज कैब्राल जो है आता है 13 जहाजी बेड़ों के साथ जो है यहाँ आता है, जो हिंद महासागर के क्षेत्रों पे यह अधिकार करता है। और इसका मूल उद्देश्य यही था कि भारत में जो है निर्बाध व्यापार हो, भारत के साथ जो है पुर्तगाल का निर्बाध व्यापार हो, कोई भी व्यापार में व्यवधान न हो, इसका मूल उद्देश्य यही था। इसके बाद 1502 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा भारत पुनः आया। क्वेश्चन पूछता है भारत वास्को डी गामा पुनः कब आया? तो 1502 ईस्वी में। ऐसे भारत जो है वास्को डी गामा कुल 3 टाइम भारत आया है, 3 टाइम भारत आया है। ठीक है, 1503 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा की महत्वपूर्ण कार्य क्या है इसके बारे में देखिएगा। तो वास्को डी गामा जो है 1503 ईस्वी में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री लगाता है। कहाँ पे? कोचीन में। कोचीन जो है आज वर्तमान में जो है कोचीन जो है बंदरगाह हुआ करता है केरल का। एक कोचीन जो है 1505 में जो है कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री लगाई। इस तरह से जो है पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक के रूप में देखा जाता है कौन? वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा के बारे में और सारे प्रश्न भी आते हैं। वास्को डी गामा के बारे में और सारे प्रश्न भी आते हैं, इसके रिलेटेड पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था? तो भारत आने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति था वास्को डी गामा। ठीक है, दूसरा व्यक्ति जो हो जाएगा तो वहीं जो 1500 ईस्वी में आया था वहीं हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि यहाँ पे एक और थोड़ी सी बात है, यहाँ पे समझना होगा ये समय की भौगोलिक स्थिति को थोड़ा सा, कि 1500 ईस्वी के आसपास जो है भारतीय समुद्री व्यापार पर जो है चेट्टियार समुदाय का अधिकार हुआ करता था, चेट्टियार समुदाय का नियंत्रण हुआ करता था। और इन चेट्टियारों को जो है सहयोग देते थे चुलिया मुसलमान सहयोग देते थे, जो कि मेलरी रूप से इसका जो सहयोग ये जो होता था, चेट्टियार का जो आधिपत्य हुआ करता था कोरोमंडल तट से लेकर तट पर हुआ करता था, ऐसे बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में पूरा हुआ करता था। कोरोमंडल तट से मलक्का के बीच इसका जो है व्यापारिक नियंत्रण था। और मलक्का का उस समय का प्रसिद्ध बंदरगाह जो हुआ करता था उमरा हुआ करता था। ठीक है, तो ये इससे भी इसको क्या करना पड़ेगा? इसको लड़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में, कि भारत में यूरोपीय कंपनियां कब और कौन कौन सी कंपनियां हैं।
मेनली तौर पे जब बात करें हम लोग तो यूरोपीय कंपनियों के बारे में जब आपको क्रम मिलाने के लिए देता है तो पुर्तगाली के बारे में देता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक पुर्तगाली के बारे में देता है, एक डच के बारे में देता है, अंग्रेज के बारे में देता है और फ्रांसीसी के बारे में देता है। ये 4 के बारे में जो है क्रम मिलाने के लिए देता है। ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे बुकों में अलग अलग चीज़ें दे सकती हैं, यहाँ पे समस्याएं हो सकती हैं कभी कभी, यहाँ पे समझिएगा। पुर्तगाली जो है सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए, लगभग 100 सालों तक जो है निर्बाध व्यापार किए। इसके बाद जो है 1595 में डच आए, 1595 में डच आए। बहुत सारे कुछ लोग इतिहासकार कहते हैं कि नहीं 1602 ईस्वी में डच आए। फिर भी जो है अंग्रेजों से पहले आए। अंग्रेज जो है 1600 ईस्वी में यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन अंग्रेज 1600 ईस्वी में भारत नहीं आए थे। भारत का जो ऐसे आए होंगे, लेकिन भारत में जो आधिकारिक तौर पे जो कोई अंग्रेज आता है कैप्टन हॉकिंस, तो लगभग 1605 ईस्वी में आता है। ठीक है, 1605 के बाद आता है डेनिस जो होते थे यह 1616 ईस्वी में आए, फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आए और स्वीडिश जो होते 1731 ईस्वी में आए। सब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले जो आए कौन, पुर्तगाली। सबसे पहले आए पुर्तगाली और सबसे लास्ट में भारत से जाएंगे पुर्तगाली। ठीक है, अब देखिए यूरोपियों के भारत आने के उद्देश्य क्या थे। भारत आने के उद्देश्य बहुत सारे थे। इसमें जो है मुख्य उद्देश्य थे व्यापार उद्देश्य, धार्मिक उद्देश्य और हिंद महासागर पर अपना क्या करना, प्रभुत्व जमाना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक भारत के साथ व्यापार किया जा सके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है भारत में पुर्तगालियों का आगमन है। भारत में जो है पुर्तगालियों का आगमन है और भारत में पुर्तगालियों का आगमन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।